सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मुल्क की तारीख में जमहूरी हुकूमत का एक और बाब ख़त्म हो गया। निगरान सेटअप कैसे चलेगा, ये इंतखाबात कब होंगे, अब ये तो वो सवालात हैं जो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आज भी मुशावरत जो थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी, 1-2 दिन लगेंगे। लेकिन आज नहीं तो कल कभी ना कभी इंतखाबात का दंगल तो सजेगा। अवाम इंतखाबात का शोर सुनते सुनते आज ये सोच रहे हैं क्या फिर नई जमहूरियत आने वाली है। कहा जाता है कि जमहूरी मुल्कों में अवाम ही हुक्मरान होते हैं, मगर पाकिस्तान को बने पौना सदी का अरसा बीत गया, मगर अवाम का हाल ये है, ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। नए इंतखाबात से पहले एक बार फिर बड़े बड़े दावों वादों का दौर चलेगा। फिर जमीन पर चांद तारे तोड़ लाने की कस्में खाई जाएंगी, फिर रोटी कपड़ा मकान की सदाएं गूंजेंगी, फिर वोट को इज्जत दो से अवाम को इज्जत दो के दिलासे दिए जाएंगे। फिर नए पाकिस्तान के नए दौर के आगाज का ख्वाब दिखाया जाएगा। कोई दीन के नाम पर दुनिया से वोट मांगेगा, कोई दुनिया को दीन बनाने के लिए वोट मांगेगा। मगर 75 साल बाद अवाम का सवाल अब भी यही है, आखिर हमारे मसाइल कब हल होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम की हुकूमत ने अपने आखिरी इनिंग्स में मईशत को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे और मुस्बत फैसले भी किए, मगर इसके बावजूद अवाम का सवाल यह है कि 16 माह के इस दौरे इक़्तिदार में हमें कितना रिलीफ मिला। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में पेट्रोल बिजली 100 गुना कैसे महंगी हो गई, रोजमर्रा की अशिया 200% तक क्यों महंगी हुई। बिलावल भुट्टो ने जो कौमी असम्बली से ज़ारे ख्याल किया और बड़े माने खेज अल्फाज में कहकर दरिया को कूजे बंद किया कि लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया कि जो 30 साल उन्होंने सियासत भुगती वैसे ही हम भी करें। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं, नौजवान अब किसी पर भरोसा नहीं करते। ऐसा रवैया रखेंगे जिससे नौजवान की उम्मीद बरकरार रहे। अब ये जो सूरत हाल है जिसमें डेफिनेटली दिलचस्प भी रही ये ऐवान, इस 16 माह के लिए अपोजिशन लीडर ही वज़ीर आज़म बने। इस असम्बली ने एक तारीख़ी दिन ये भी देखा कि पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, और ये जो तहरीक अदम एतमाद थी ये 1.5 दहाई बाद एक तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। 1989 वाली तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन ये हो गई। अब सवाल कुछ मैं छोड़ती हूँ और फिर अपने मेहमानों तारुफ करवाती हूँ। क्या इस तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत संभालना मुस्लिम लीग नून के लिए एक दानिशमंदाना फैसला था या फिर वो सियासी गलती? क्या आने वाला वक्त सियासी चेहरों के बजाय मुल्क के निज़ाम में तब्दीली लाएगा? क्या आवाम की उम्मीदें अवामी उमंगें पूरी कर सकेंगी? क्या इंतखाबात से कबल महज इंतखाबी तैयारियां की जाएंगी? ये ज़रूर हम इस पर बात करेंगे। मुझे जो कराची के स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने वक्त निकाला। और साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम हल्का बंदियों और डिजिटल मरदमशुमारी की जो एक टेक्निकल मामलात हैं जिनमें टाइम लगेगा उस पर हम बात करते हैं। तो आमिर साहब, मैं आपसे बड़ा तजिया लेना चाहूँगी, फिर कुंवर साहब से बात करते हैं। ये 16 माह का अरसा और हुकूमत की कारकर्दगी, वो तो खुद भी बता दिया उन्होंने और नज़र भी आ रहा है, आगे का क्या लगता है आपको मामला? आगे जो सुमैया आपके अपने इब्तदाई कलमात में था कि लोगों के पास जवाब कम है, सवालात ज़्यादा हैं, और कहते हैं कि सवाल कोई गलत नहीं होता, जवाब हम गलत दे सकते हैं। तो सवाल बिल्कुल यही है कि इलेक्शन कब होंगे, बल्कि उससे पहले कि अगर आप सवाल रखें जो फ़ौरन सारे मीडिया उठा रहा है वो ये कि जी कौन होगा निगरान हुकूमत में, कौन कौन होगा। लेकिन चले कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि उसका जो टेम्पलेट है वो सबको पता है कि जो भी उसका रोल होगा डिफाइंड होगा और वो अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन जो असल सवाल है कि जनाब इंतखाबात कब होंगे और क्या वो वाकई मुनसिफाना आज़ादाना होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, इसके अंदर बेशक हमारी कहते हैं ना हुकूमत की और हमारे इदारों की नीयत नेक हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ होती है कि इब्लाग की कमी या कम्युनिकेशन गैप। तो उसमें मैं ये सवाल अगर आप किसी भी आम पाकिस्तानी से करें तो उसको खदशात हैं, उसको अंदेशे हैं, और सिर्फ एक आम पाकिस्तानी को अंदेशे नहीं है। जैसे भी आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बयान बता रही थी, तो अंदेशे तो हुक्मरान जमातों के अंदर जो लोग हैं उनमें भी हैं, उन्हें भी मुस्तकबिल के हवाले से सवालिया निशान है। और ज़ाहिर है कि बिलावल साहब के जिस आपने बयान का तस्करा किया वो इस बात की 2 चीज़ों की गमाजी करता है। एक तो बिलावल भुट्टो साहब को जो तशवीश है अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अपने से मुराद कि जी आगे की सियासत क्या होगी, और अगर वो सियासत भी ऐसी हुई कि हमारे यहाँ कभी भी सियासत जो है ना एक कहते हैं एक डायरेक्शन में नहीं चलती, एक सिंक में नहीं चलती, एक रिवॉल्विंग डोर की तरह है कि लोग उसमें आते हैं, निकलते हैं, फिर निकल के घूम के फिर आ जाते हैं। अगर यही होना है तो कल को आज जो लोग एहतसाब कर रहे हैं और जो मतलब है जिन्होंने किया कल तक एहतसाब, हो सकता है कि वो कल उस चक्की में आ रहे हों
और जब वो उस चक्की के अंदर आएंगे तो फिर क्या होगा, तो ज़ाहिर है उनकी जो तशवीश है वो हक बजानिब है। दूसरा आप ये देखें कि उसमें उनका वो था कि जी मरियम साहब और हमारी सियासत का क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो इस बात की भी रिफ्लेक्शन है कि वो समझते हैं कि जी मौरूसी सियासत उनका हक है। वो समझते हैं कि जी अगले 20-30 साल भी सिर्फ ये दो चेहरे होंगे और अवाम के पास कोई और नहीं उभर के आ रहा होगा। तो ये भी एक आप देखें कि इंडिकेशन है उनके कहते हैं माइंड सेट का। माशाल्लाह बिलावल साहब के, इसको आप अच्छा कहें, आप इसको तनकीद करें, या आपके अपने ऊपर होता है, लेकिन ये उनकी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये भी उनके लिए एक बड़ा सवाल है। और अब उसके अंदर ये भी है कि जनाब जो उनकी परेशानी मैं समझता हूँ कि जो है वो यही है कि जी अगर कल को मतलब है कि एहतिसाब का पहिया वाकई चल पड़ा, क्योंकि इस मुल्क में सुमैया साहिबा आपको पता है बदनवानी तो बहुत हुई है जी। और मुझे याद है वो मुशर्रफ साहब के दौर से हम सुनते आ रहे थे कि बदनवानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे आती है। ये नहीं होता कि क्लर्क बदनवान होगा और उसका अफसर नहीं होगा, ठीक है, और अगर वो अफसर होगा तो उससे ऊपर वाला नहीं होगा, हमेशा पहिया ऊपर से नीचे आ रहा होता है। तो वहां पर उनको ये कि जब भी अकाउंटेबिलिटी कभी हुई और दोबारा एक दिन होगा, आप देखिएगा इस मुल्क में वक्त दूर नहीं है, तो फिर वही चेहरे, और हमें पता है कि इसमें बहुत सारे कई नैबज़दा चेहरे हैं कि उन्होंने अपने हक में जो है चीज़ों को कर लिया था, तो वो इंसाफ तो फिर तो हम इस चक्कर में घूमते रहेंगे ना आमिर साहब। बात ये है कि फिर वो जो चक्कर है वो ऐसे ही चलता रहेगा। आज कोई और चेहरा है तो फिर खदशा यही है कि आप उस साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे, और वो साइकिल उसी वक्त टूटेगा कि जब कहते हैं ना कि मिडिल क्लास की अवाम की नुमाइंदगी होगी और इंतखाबात शफाफ होंगे और करप्शन के ऊपर तमाम इदारे और तमाम सियासी जमातें को कहेंगे कि करप्शन नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। जो करप्शन करेगा उसका एहतसाब होगा, चाहे वह कोई भी हो, चाहे उसने घड़ी के ऊपर उस घड़ी का इल्ज़ाम हो या BMW या मर्सिडीज गाड़ी लेने का इल्ज़ाम हो। बात ये कि अकाउंटेबिलिटी में ये नहीं हो सकता कि जी इसको आप पकड़ें और दूसरे को ना पकड़ें। सही बात है। जब ये होगा तो वाकईतन फिर सब चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी। पॉइंट टेकन। कुंवर दिल शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये अब जो एक तासुर है वो ये है कि टेक्निकली ज़ाहिर है अगर डिजिटल मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ नए सिरे से होती हैं तो आप ज़रा बताइएगा कि इसमें वक्त कितना दरकार होता है और क्या फिर इलेक्शन मुमकिन है कि टाइम पर हो पाए या फिर आगे बढ़ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क किए बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया। उसमें आपने जो जिक्र किया है अशराफिया का और मिडिल क्लास फैमिली का, ये आपने सही तर्जमानी की है। सबसे पहले अवाम का कसूर है। जब अवाम पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं वोटर हजरात, तो फिर अपने वो जागीरदारों को अशराफिया को ना देखें, फिर वो देखे कि मेरे नीचे जब 10-12 में होते हैं उम्मीदवार जो इलेक्शन हिस्सा होते हैं, उसमें से किसी एक के हक में अपना वोट कास्ट करें। लेकिन वोट कास्ट वो नहीं करते। उन्हें तो जो बिलावल जो बड़े बड़े मौरूसी सियासतदान हैं उन्हीं के खानदान की गुलामी कर रही है। ये सारा आपका 12.5 करोड़ वोटरों का फर्ज है जो इस दफा अपनी पॉलिसी बदलें और वो ऐसे लोगों को वोट दें जो उनके घरों के दहलीज पर खड़े होकर पूछते मसाइल क्या है। लेकिन ये अवाम इस पर नहीं सोचती। ये आपने प्रोग्राम करना है, ये मैंने शोएब शेख से भी कहा था 2018 के इलेक्शन में कि आप इस तरह की कंपेन चलाएं, लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी पॉलिसी होती है। अब आइए आपके सवाल की तरफ। तो अब आमिर ज़िया ने सबसे बड़ी अच्छी बात की आमिर ज़िया साहब ने। देखो सारी बातें जो है वो सारे ऐसे होते हैं जिस पर आवाम जो है वो सोचती नहीं है, बस सुना और बस पास से गुजार दिया। असल बात जो आपने सवाल किया है मरदमशुमारी का, मरदमशुमारी का ये फैसला जो हो गया है 5 अगस्त को, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए इसका नोटिफिकेशन कर दिया। तो अब इलेक्शन के पाकिस्तान ने उसी के आइन के आर्टिकल 51 का जो सेक्शन हमारा 5 है, जो बड़ा अमर धारा है, वो ये कहता है कि जी आप जो ही नोटिफिकेशन हो जाए तो लास्ट मरदमशुमारी के जो नतायज है उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी लाज नहीं करनी है। अच्छा। लफ्ज़ शैल का लफ्ज़ सही आइन के अंदर आर्टिकल शैल। अच्छा, अब आगे चलिए। अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर दी है और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है, आपका बड़ा आसान तरीका है इसका कि वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मसला 266 कौमी असम्बली की मेंबर हैं, तो 266 को उन्होंने 12 करोड़ 80 लाख करोड़ तस्लीम करके रेशो निकाल ली है। इसी तरह ये होगी कौमी असम्बली का। इसी तरह 593 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, तो हर सूबे के आबादी के लिहाज से उन्होंने अपना रेशो निकाल दिया है। वो काम हमने शुरू कर दिया है। आप इसको ज्यादा तेजी से काम करेंगे तो मुमकिन है ये 15 जनवरी फरवरी के पहले हफ्ते तक ये अपना काम मुकम्मल कर लें और इलेक्शन जो है ये ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक ही ताखीर का शिकार होंगे। अदरवाइज इससे आगे जाने के मेरे नुक्ता नजर से नामुमकिन, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि ये वो टेक्निकल बात है जो आप हमें समझा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए फरवरी या चले मार्च, इससे आगे नहीं जा सकते।
मार्च बस 15 फरवरी से आगे इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। जहाँ तक मैंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वर्किंग को देखी है, वो राउंड दी क्लॉक उन्होंने काम शुरू कर दिया, कमेटियां बना दी है, सब कमेटियां बना दी है, वो पूरे जिले सूबे की तहसील वाइज जो है उन्होंने अपना काम पहले काम किया। भाई इसमें ज्यादा काम मुश्किल नहीं है। वो 5 अगस्त 2022 की जो हल्का बंदी हो चुकी है उसको थोड़ा सा रद्द बदली करना है, इसमें ज्यादा काम नहीं है। मुमकिन 3 महीने में कर दें। 4 महीने उन्होंने इसलिए इंतजामी अमूर में कल से 4 महीने में ना हो सके तो ये ना कह सके जी आपने क्यों नहीं किया, तो मुमकिन ये 4 महीने से पहले ही सरप्राइज दे दें कि हमने मुकम्मल कर लिया। ये इलेक्शन कमीशन कौम का इदारा है ना, जी तो वो उन्होंने सब चीजें उन्होंने देखनी होती है। इस लिहाज से ये बेहतर रहता है जाके बाकी हमारे दोस्त ठीक का शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी किसी इदारे पर नहीं होती, ये वोटर्स की जिम्मेदारी। वोटर वहाँ पहुंच जाए, हजारों की तादाद में पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि टेम्परिंग हो जाए। चले आप ये कह रहे हैं टर्न आउट इतना हो, इतना वोटर घर से निकले कि फिर सवाल ही पैदा। चले आपने वोटर के कोर्ट में अब बॉल डाल दिए। थैंक यू सो मच खुबर दिलशाद साहब, बड़ा अच्छा आपने थोड़ा सा चीज़ों को बता भी दिया हमें किया। आमिर साहब आपको क्या लगा खबर दिलशाद साहब की बात सुन के कि वाकई इलेक्शन कमीशन पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता इलेक्शन हो, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन। अब इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम सही कर रहा है और चॉइस वो दे देता है कि जी हम तो करवा लेंगे 15 फरवरी को, कुछ माह ही आगे बढ़ेंगे, फिर अगर ना हो तो फिर किसकी गलती होगी? देखिए, तो हमें पहले क़यासाराई करनी नहीं चाहिए कि नहीं होंगे, ठीक है ना। अभी एक बड़ा एक जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल मसला उठा कि जी अगर सेंसस हुआ है तो सेंसस के हिसाब से जो है इतलाक होगा हमारे यहाँ, और जो इलेक्शन होंगे वो नए सेंसस के तहत होंगे। अब उसके लिए ज़ाहिर है कि जो इनको 3 माह चाहिए, 3.5 माह, 4 माह चाहिए, वो इनको चाहिए और ये लोग उसमें हल्का बंदियाँ कर लेंगे। उसके आगे की मेरे ख्याल में जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और हमें इस तरह के फोरम के साथ कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे गुरेज करना चाहिए जब तक कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाती। तो हम सिर्फ मैं अपने आप को महदूद रखूंगा कि जो है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा और उसके बाद ज़ाहिर है कि कोई देखें इस मुल्क में इलेक्शन तो होने हैं। इसको आप कहते हैं ना कि तादेर जो है मुअत्तल नहीं कर सकते कि जी हो ही ना इस मुल्क में इलेक्शन। बहरहाल इंतखाबात होने हैं और सारी सियासी जमातें जो आज हिज़्ब इक़्तिदार में थी वो मतलब है कि बाहर हो गई उससे, वो भी चाहेंगे, जो हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की जमातें हैं वो भी चाहेंगी कि उनको अपना हिस्सा चाहिए। ज़ाहिर कि पीपल्स पार्टी कहेगी हम कितने अर्से बाहर हैं इस पूरे उससे ना, सिंध की हुकूमत से, इसी तरह जो KP के लोग हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं। तो मैं नहीं समझता कि इंडेफिनिट तरीके से जो है आपके इलेक्शन आगे बढ़ रहा है। गो के बाद लोग बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल में हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से और हमें यही बात करनी है कि जी इलेक्शन जो है अपने वक्त पर होंगे। हम इंतहाई जिम्मेदारी के साथ वैसे भी बात करते हैं आमिर साहब। जनाब मैं जब भी मैंने कहा कि हम मजीद उसको रीएम्फसाइज करें, मैं आपकी बात सी को वो कर रहा हूँ, रीएम्फसाइज ही कर रहा हूँ। अब दूसरी बात ये हो गई कि जनाब जब इलेक्शन होने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असूली तौर पर एक ऑटोनमस और खुद मुख्तार इदारा है सही। और उसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि निगरान हुकूमत भी सिर्फ उसको फैसिलिटेट करने के लिए है, बिल्कुल वो उस काम के लिए नहीं है कि जनाब वो आकर मतलब है खुद करारी होगी या जो इल्ज़ाम लगता है। तो लेट्स होप कि इलेक्शन कमीशन अपना जो आईनी किरदार है उस तरह से अदा करे कि उसका जो भी उसका आउटकम हो उस पर लोग चीख चिल्ला ना रहे हों। और ये चीज़ जो है विद इन ग्रेस भी है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि इलेक्शन डे मैनेजमेंट क्या होगी और इलेक्शन से पहले की मैनेजमेंट क्या होगी। बिल्कुल इलेक्शन से पहले की मैनेजमेंट में ज़ाहिर है, अच्छा हमारी यहाँ एक बात होगी कि इलेक्शन डे मैनेजमेंट माजी के बनिस्बत बेहतर होने लगी है। सही, ये नहीं होता कि बैलेट बॉक्स चोरी हो जाए और स्टफिंग हो जाए और फला तो आपको ये लगता है कि चीजें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी? आखिरी जुमला में वो जी बिल्कुल सर, कहते हैं उससे बैलेट डे से पहले जो मैनेजमेंट है उसमें ये तासुर नहीं होना चाहिए कि किसी सियासी जमात को बाहर रखा गया है, ठीक है, उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, यानी कि सबको दौड़ने की कानूनी आईनी एतबार से इजाजत हो जिसको वो कर सके। बिल्कुल सही, सारी जमातें हैं जमहूरियत के तहत, उन सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी होनी चाहिए और वो होनी भी चाहिए ताकि दौड़ सबकी बराबर से हो। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, फिर वापस आके दीगर इशूज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और प्रोग्राम के हिस्से में हम कोर्ट की खबर की बात करेंगे। कोर्ट की खबरों में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कई केसेस के बारे में समाअत हुई। सबसे अहम मामला था तोशा खाना केस का, जिसमें चेयरमैन PTI की जो हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त थी उसकी समाअत थी जो कि नहीं हो सकी, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक तबीयत नासाजी के बाइस आज रुखसत पर
चले गए हैं। एक तो ये मामला है और दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर, उनकी फेसबुक पोस्ट से मुतालिक मजीद तहकीकात के हुक्म का मामला है। इस पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल, उनसे हम बात करेंगे। और एहतशाम कियानी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या समातें हुई हैं, ख़ास तौर पर जो साबिक़ रुकन असम्बली हैं शानदाना गुलजार, उनके मुबैना अगवा के हवाले से, फिर साबिक़ MNA अली नवाज़ आवाम के भाई उमर नवाज़ की बाजियाबी के हवाले से, और शहरयार अफरीदी की MPO के तहत जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें भी दरख्वास्त का मामला है, वो हम बात करेंगे एहतशाम से। लेकिन पहले जुल्करनैन आप बताइए कि क्या कुछ हुआ, क्या तबीयत ख़राब हो गई जज की और उन्होंने आज समात नहीं की? देखिए, आमिर फारूक साहब ने कल जब मरकजी अपील चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सुन रहे थे और ख्वाजा हारिस और दीगर वकला की जानिब से इस्तदा की जा रही थी कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जो नोटिस जारी कर रहे हैं तो आइंदा समात आज के लिए रखी जाए, तब उन्होंने कल ही इस बात से का इंदिया दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे मेडिकल चेकअप के लिए जाना है तो कल मैं दस्तयाब नहीं होऊंगा, इसलिए कल समात नहीं हो सकती, लिहाजा अगले 4-5 दिन में ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर कर देगा। तो ये तो उन्होंने कल ही ओपन कोर्ट में बता दिया था आज अपनी अदम दस्तयाबी का कि उन्होंने मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। और आज जब क्योंकि वो दरख्वास्त मुकर्रर थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक़ दिफा बहाल करने की, तो अंडरस्टूड था, ये कल ही सामने आ गया था, पता चल गया था कि आज क्योंकि चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं होंगे तो वो मुकदमा डीलिस्ट हो जाएगा या किसी और बेंच को मुंतकिल हो जाएगा। क्योंकि मुकदमा किसी और बेंच को मुंतकिल नहीं हुआ इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया था उनकी नासाजियत तबीयत की वजह से। ये बात वैसे वो एक दिन पहले ही बता चुके थे मरकजी अपील में, जैसा मैंने बताया सजा मुअत्तली की सदा के दौरान, तो अंडरस्टूड था कि आज उन्होंने नहीं होना। उनकी जो तमाम जो लिस्ट है, जितने मुकदमात उनकी अदालत में समात के लिए मुकर्रर थे वो सब के सब डीलिस्ट ही होना थे और वो डीलिस्ट हो गए इसी वजह से। अच्छा, एक और मामला जो कि इस्लामाबाद के जो जज हुमायूं दिलावर, उनकी फेसबुक पोस्ट का मामला था, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें उनकी जो लीगल टीम है उनके हवाले से, क्योंकि पहले नईम हैदर पंजोथा तकरीबन 8 घंटे से ज़ेर तफ्तीश रहे, ख्वाजा हारिस जो एक सीनियर और बड़ा मोतबर नाम है वकालत में, आल्दो के वकला में 2 ग्रुप्स हैं, हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप, लेकिन दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो ख्वाजा हारिस की उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से, उनके प्रोफेशनल कंडक्ट की वजह से बहुत इज़्ज़त एहतराम पूरी वकला बरादरी में है, क्योंकि ये एक गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। उनको भी जब FIA ने नोटिस जारी किया उस पर काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल वकला तंजीमों की जानिब से आ रहा था। उसी हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा है कि जो पैराग्राफ नंबर 18 है हाई कोर्ट के फैसले का, उसके में जिसमें हाई कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दिया और कहा कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसकी आड़ में FIA जो है वो मेरी लीगल टीम को हिरासा कर रहा है। इसलिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हिदायत की, इस्तदा की अदालत से कि वजाहत करे अदालत, इसकी ज़रा तशरीह कर दे अपने ऑर्डर की, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि अदालत का बेसिकली हुक्म क्या है, क्योंकि इसकी आड़ में उनकी लीगल टीम को निशाना बनाया जा रहा है जो कि किसी भी तरह से कानून के मुताबिक नहीं है। क्योंकि वकला ने तो जो चीज़ सामने आती है उसके अकॉर्डिंगली अपना केस लड़ना होता है, वो फरीक नहीं होते किसी भी मामले में। इस हवाले से ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई है कि अब अदालत अपने मामले की, अपने फैसले की तशरीह कर दे, खासकर पैराग्राफ 18 की, ताकि जो इबाम है वो क्लियर हो जाए और फिर FIA को भी मामला क्लियर हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने किस सिमत में अपनी तहकीकात को आगे लेकर जाना है। ठीक है, ये सारा मामला। अच्छा एहतशाम, आपके पास क्या खबरें हैं? एक तो ये MPO के तहत गिरफ्तारी का मामला, फिर अली नवाज़ आवाम के भाई उमर नवाज़ का मामला, शानदाना गुलजार का, इन तमाम दरख्वास्तों के हवाले से क्या अपडेट्स रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? देखिए, शानदाना गुलजार के हवाले से जो मामला है उसमें उनकी अरेस्ट का बताया गया है, लेकिन वो अरेस्ट चूंकि उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया गया तो उस पर हेबियस कॉर्पस की यानी अगवा की दरख्वास्त जो है वो आती है अदालत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त आई और उसमें ये मौक़िफ़ है कि वर्दी में मलबूस लोग आए और उन्होंने शानदाना गुलजार को घर से उठाया, बंदूक की नोक पर उठाया। ये उनकी वालदा ने दरख्वास्त दी है और उसमें इस्तदा ये है कि शानदाना गुलजार को बाजियाब कराया जाए। दूसरा शहरयार अफरीदी के हवाले से केस था। शहरयार अफरीदी को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया था और इससे पहले रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनको डिस्चार्ज किया, लेकिन उसी अदालत के अहाते से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि बाद में मालूम हुआ कि 3 MPO के तहत इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जानिब से कोई ऑर्डर था, तो उस ऑर्डर को वो इस्तदा कर रहे
हैं कि कलअदम करार दिया जाए और उनकी रिहाई का हुक्म दिया जाए। तो ये दोनों केसेस थे। इसके अलावा जो अली नवाज अवान साबिक MNA हैं इस्लामाबाद से PTI के, उनके भाई जिनको उनके घर से उठा लिया गया था, तो उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त है, उस पर आज SP इन्वेस्टिगेशन अदालत के सामने पेश हुए हैं। अदालत ने ये इस्तफसार किया कि क्या इस पे कोई अपडेट है, कोई डेवलपमेंट है, क्योंकि एक शख्स को अपनी बेटियों, अपनी फैमिली के सामने से उठा लिया गया और ये फेडरल कैपिटल है, तो इसकी ये सूरत हाल है। लेकिन SP पुलिस के जो पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमने रिपोर्ट जमा करा दी है। जो वकील हैं डॉक्टर बाबर अवान, जो कि पेटिशनर के वकील हैं, उन्होंने बहुत जोर दिया कि जो मुतलका पुलिस के अफसरान हैं उन पर जुर्माने किए जाएं, क्योंकि वो अवाम की टैक्स पर वो तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो अब उन्हीं जो टैक्स देने वाले हैं, अवाम हैं, उन्हीं के अब बच्चों तक वो पहुंच गए हैं। तो ये मामला नहीं इस तरह चलना चाहिए। उन्होंने कहा कोई डेवलपमेंट नहीं है पुलिस की तरफ से, जियो फेंसिंग नहीं की गई, अदालत ने हुक्म दिया IG इस्लामाबाद को, लेकिन उस पर फिर भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी, ना कोई डेवलपमेंट इस पे हो सकी है। तो अदालत ने अब एक बार फिर से कल तक का वक्त दिया है, क्योंकि बाबर अवान ने ये इस्तदा की थी कि कुछ मजीद फैक्ट्स वो अदालत के सामने लाना चाहते हैं। उसके बाद वो पुलिस के खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त भी दायर करेंगे। तो ये प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद ये दरख्वास्त कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी और जुल्फ़िकार इकबाल हमें इन अहम केसेस के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, इस तरह मैंने अपने इंट्रो में और इब्तदाई में बताया था कि जो 16 माह की हुकूमत थी, जिसमें जो हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी थी, उसकी क्या सूरत हाल रही, और बार बार वज़ीर आज़म अपने आखिरी कलमात में बताते रहे कि एक मुश्किल वक्त था। मैंने अपने 35 साल करियर में ये मुश्किल वक्त नहीं देखा, लेकिन इस मुश्किल वक्त को जो गुजारा वो आवाम ने गुजारा और गुजार रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 200% तक इजाफा इन 16 माह में हुआ। रोज़मर्रा की अशिया हूँ, और इस 16 माह में जो महंगाई थी उसने आवाम की कमर तोड़ के रख दी। अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमतों की, जिसमें 82% का इजाफा हुआ। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 57% का इजाफा हुआ था। यही इजाफा 13 में 12% था, और अगर 2008 की बात करें तो उस वक्त यही इजाफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 64% रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन PDM की हुकूमत में, यानी कि जो अभी हुकूमत ख़त्म हुई 16 माह की, इसमें ये 82% का इजाफा था, जो कि रिकॉर्ड इजाफा था जो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब क्या होगा? सवाल ये है कि IMF की जो स्टैंड बाय मुआहिदा है, जिसकी तलवार हम पर लटक रही, जिसकी कीमतें जाते जाते हुकूमत ने बढ़ा दी हैं और इसके निर्ख में इजाफा किया ₹3.31, आगे आवाम को और क्या भुगतना बाकी है? आगे आने वाली हुकूमत भी क्या इस मईशत को संभाल पाएगी? क्या आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मैं हासिल करने की कोशिश करूँगी। मुझे ज्वाइन करें माहिर माशियात फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक सलीम साहब, क्या आपके पास जवाब है इस चीज़ का कि कोई भी हुकूमत जो अब आती है नए इंतखाबात के नतीजे में, क्या वो इस मईशत को संभाल पाएगी? क्या आवाम को रिलीफ दे पाएगी? क्या हम इस मुश्किल वक्त से, जिसको बार बार मुश्किल कहा जा रहा है, आजमाइश कहा जा रहा है, इससे हम निकल पाएंगे? देखिए, अप्रैल के महीने में 2022 में जब PDM की हुकूमत आई थी, तो वो भी बड़ा मुश्किल वक्त था, और वो इस हवाले से कह रहा हूँ कि उनको जो कुछ विरसे में मिला था PTI की हुकूमत से, वो लगभग कोई 6-6.5 हज़ार अरब रुपए का बजट का खसारा था, और कोई 45 अरब डॉलर का तिजारत का खसारा था। मुश्किल वक्त था। अब वो कहा जाता है कि अगर आपकी मईशत जो है, आपको जो मिली है, वो खाई में गिरी हुई है, तो खुदाया आप खोदना बंद कर दें। तो PDM की हुकूमत आई, PMLN ने आप समझिए कि वो खुदाई बंद नहीं की। उनको बड़ी बुरी मईशत मिली थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ पिछले 14-15 महीनों में कर दिखाया, उसमें जो चीज़ याद रखी जाएगी वो कीमतें हैं, जिनका कुछ का आपने जिक्र किया। पिछले साल भर में हुकूमती अदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि आटे की कीमत में कोई 131% इजाफा हुआ जी। अब पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपको कोई एक साल का अरसा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत में 131% इजाफा हो गया। इसी तरह की कीमत में कोई 100% इजाफा था। तो जिन चीजों के ऊपर ये 14-15 महीने PDM की हुकूमत को याद रखा जाएगा,
वो खुराक की कीमतों में जो इजाफा हुआ, जो तारीखी इजाफा हुआ, और जो बिजली की कीमत में और बिजली की बिलों में इजाफा हुआ, पिछले 14 महीने 15 महीनों में हम यही सुनते आए। जहां जाते हैं बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो बड़ी कंप्लेन करते हैं। अब आप मुस्तकबिल का कह रही हैं कि अगले चंद माह में क्या होने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमतें जो आती हैं वो IMF को एक कुर्बानी का बकरा बना के पेश करती हैं। जी हाँ। कि हमने बिजली के रेट बढ़ाए हैं क्योंकि हमें IMF की शर्त थी, हमने फलानी चीज के रेट बढ़ाए हैं क्योंकि IMF ने शर्त लगा रखी थी। अब आप यकीन जानिए कि IMF किसी भी मुल्क को, आप उनके मुआहदे खोल के देख लें, वो किसी भी मुल्क को कभी भी ये नहीं कहता कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें। वो 80 साल से हमारे जैसे मुल्कों से डील कर रहे हैं, और वो बड़े माहिर हो गए हैं, वो बड़े शैतान हैं, वो बड़े उस्ताद हो गए हैं। वो प्रॉब्लम पेश करते हैं हमारी वजारत खजाना को। वो ये कहते हैं कि आपने 550 अरब रुपए का खसारा किया है बिजली के शोबे, तो आप हमें इसका कोई सोल्यूशन हमारे सामने पेश करें। वो हमारी जुबान से सुनते हैं। तो या तो हम ये सोल्यूशन दे सकते हैं कि जी हम चोरी पे कंट्रोल कर लेंगे, जो 25% चोरी हो रही है उस पे हम कंट्रोल करेंगे, और या फिर ये होगा कि हम टैरिफ बढ़ा देते हैं। तो आप यकीन कीजिए, मैं ऐसी निगोशिएशंस का किसी हद तक हिस्सा रहा हूं। वहां पे हमारी अपनी वजारत खजाना IMF को ये कहती है कि जो प्रॉब्लम आपने हमें दिया है, हमारे सामने रखा है, उसका सोल्यूशन ये है कि हम टैरिफ रेट बढ़ा देते हैं। तो ये बिजली का रेट बढ़ाना, किसी और चीज का रेट बढ़ाना, ये फैसला और ये तजवीज हमारी अपनी वजारत खजाना की तरफ से आती है, लेकिन हुकूमत जो है वो IMF को कुर्बानी का बकरा बना के उसके नाम लगा देती है। जब तक हम इस्लाहात नहीं लेके आ सकते बिजली के शोबे के अंदर, गैस के शोबे के अंदर, टैक्सेस के निज़ाम के अंदर, हुकूमती अखराजात के हवाले से, उस वक्त तक तो किसी किस्म की कोई रिलीफ की तवक्को रखना मैं समझता हूँ कि पागलियत हो। बड़ी अपने अच्छी और बड़ी क्लियर बात की फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और यही बात मैं भी करती हुई जाऊँगी। आज़म मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे कल अलविदाई ख़िताब में अपने, वो बता रहे थे कि मुश्किल वक्त, हम कोशिश करेंगे आगे मुश्किल वक्त ना हो। एक सवाल वज़ीर आज़म साहब जाते जाते मेरा भी आपसे है कि अगली बार अगर आपको मौका दें अवाम, आपको या आपकी जमात को, तो आप कितनी इस्लाहात करेंगे? आप किस किस शोबे को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? अगर आप बेहतरी की तरफ जाएंगे तो वाकई आप समझते हैं कि आवाम की मुश्किलात को आप दूर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ज़बानी कलामी सिर्फ बयानात की हद तक होगा तो यकीन जानिए कि सिर्फ ज़बानी कलामी बुनियाद पर ना IMF कोई चीज़ ठीक कर सकता है, ना कोई हुकूमत ठीक कर सकती है। या आवाम को भी सोचना होगा कि उनकी मामलात को ठीक कौन कर सकता है। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।